Hello everyone, welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. This is Preeti, your chemistry educator, and I hope you all are doing well. So let's crack class 9th and 10th CBSE exam with one and only Unacademy, with top educator, quality content and with great learning experience. So बच्चों, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छा रिस्पॉन्स दिया अनाउंसमेंट जो अपकमिंग सेशन का दिया था मैंने कल, और काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स भी किए थे, सजेस्ट किया था मुझे अपकमिंग वीडियोस के लिए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने पहले सजेस्ट किया था उनके लिए तो मैं उन बच्चों की सजेशन पे मैं सीरीज जो भी सेशंस हैं वो करवा ही रही हूँ। और जो कल बच्चों ने कुछ कुछ सजेस्ट किया था, लाइक एक बच्चे ने बोला था 15 to 20 मिनट्स में आप एक एक टॉपिक एक्सप्लेन कर दो, मतलब फटाफट वाली सीरीज, तो वो भी मैं ज़रूर करवाऊंगी दिसंबर से। लाइक 26 दिसंबर नवंबर तक तो हमारा पैक ही है स्केड्यूल, उसके बाद 3-4 दिन तक मैं आपको बाकी चीज़ें करवाऊंगी। और भी एक दो बच्चों ने कुछ कुछ बोला था तो वो सब भी हम करेंगे। आप भी अपने सजेशन दे सकते हैं, जिसमें हाँ, एक बच्चे ने बोला था कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, स्टडी केस बोला था, वो मुझे लगता है उनका मतलब यही था वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पहले जो आते थे, तो मैं दोबारा से देखती हूँ अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इस बार भी, मुझे लगता नहीं है कि अब आते हैं, पहले आते थे वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, बट हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। उसका नाम वैल्यू बेस्ड नहीं रखा, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं तो मैं वो भी करवाऊंगी, और मैं एसेशन रीजन भी करवाऊंगी आपको बहुत सारे, तो टेंशन मत लो आप। हाँ, आप इसी तरह सजेस्ट करते रहो, कमेंट करते रहो, तो उससे मुझे भी हेल्प मिलेगा और आप लोगों को भी हेल्प मिलेगा। हम सबके व्यूज जो हैं, लाइक आपको कुछ अच्छा लगता है कि हाँ ये मैं पढ़ूंगा तो इस तरह से मेरी स्टडी ईजी हो जाएगी, तो आप कमेंट करोगे तो हजारों बच्चों को फायदा होगा। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आप जैसा पढ़ना चाहते हो, आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों के कमेंट्स से वीडियो बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, उनका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, लाइक में कंजूसी करते हो आप लोग, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितनी भी सीरीज़ हैं या सेशन है यूट्यूब के, वो टेलीग्राम चैनल पे ही आते हैं, तो आपको उससे हेल्प मिल जाएगा। सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। आई हैव डन बीएससी, एमएससी एंड बीएड। एमएससी मैंने किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। आई हैव 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी पे, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, 3 तरह की क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लास, प्लस क्लास और आइकॉनिक क्लास। अगर आपको याद होगा तो 1 नवंबर को एक अनअकैडमी एशियन चैंपियनशिप प्रोग्राम था, उसी तरह इस बार फिर 6 दिसंबर, याद कर लो ये डेट, 6 दिसंबर को होगा अनअकैडमी एशियन चैंपियनशिप प्रोग्राम, जिसमें आप लोगों का वही सेम पैटर्न होगा, 40 क्वेश्चंस आएंगे। और एक मिनट, पेन चेंज कर लेती हूँ मैं एक बार फिर से। यस, 40 क्वेश्चंस होंगे बच्चों, एंड सिलेबस होगा आपका पूरा एनसीईआरटी। अब तक तो एटलीस्ट हो गया होगा, जिनका 1 नवंबर तक नहीं हुआ, बच्चे बोल रहे थे, तो अब तो हो ही गया होगा। और 40 क्वेश्चंस बता दिए, 100 मार्क्स होंगे, सेम वैसा ही पैटर्न रहेगा। और इसमें क्या होगा, साइंस एंड मैथ्स। सो प्लीज़ प्लीज़ प्रिपेयर करना। अब आपको इससे बेनिफिट क्या है, पहली बात है एनरोल करना है आपको, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये है, एनरोल करना है। दूसरी बात क्या है इसमें, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप तुक्का भी मार सकते हो किसी चीज में बिना नंबर कटे, ये सोच के, अगर आप इसको किसी दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तो ये आपके लिए है। अब इससे फायदा, बेनिफिट क्या मिलेगा, बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो ये है कि आपके प्रिपरेशन हो जाएगी, आप रिवाइज कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट क्या है, अगर आप टॉप 10 पोजीशन पे आते हो तो आपको बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। इनाम क्या मिलेगा, इनाम के रूप में आपको मिलेगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान। डिफरेंट डिफरेंट रैंक के लिए डिफरेंट प्राइस है। जैसे 6 मंथ्स का था लास्ट टाइम प्राइस, 1 to 5 रैंक वालों को, फिर 6 to 10 रैंक वालों को 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान था, वैसे ही इस बार भी प्राइजेस हैं। लिंक क्या है वो मैं कल आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगी। वैसे तो जो भी हमारा पेज है उस पर भी पूरा लिंक दिया हुआ है, आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे भी। उसके अलावा भी मैं आप लोगों को इसका जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है, एनरोलमेंट का लिंक है, वो मैं दे दूंगी। एंड दिस रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री। तो आपको बस अपना टाइम स्पेयर करना है, 1 घंटे का टाइम होगा 6 दिसंबर, वो आपको देखना है। वो सब लिंक खोलोगे तो आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। प्लस क्लास मैंने आपको बता ही रखा है, लर्न लाइव फ्रॉम योर होम, सिलेबस पूरा मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ की फॉर्म में,
आइकॉनिक में क्या है, ये 3-4 फायदे हैं जो बहुत ही तगड़े फायदे हैं. मीन्स यू विल गेट पर्सनल मेंटोर, यानी यू विल गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप नॉच एजुकेटर. पेरेंट कनेक्ट मिलेगा, रेगुलर ओपन आवर्स रहेंगे अवेलेबल पेरेंट्स के लिए. वो डिस्कस कर सकते हैं जो भी उनका प्रॉब्लम हो आपके पर्सनल मेंटोर के साथ. लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, मीन्स यू कैन अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक्स डाउट. स्टडी प्लानर मिलेगा, यानी स्टडी को ट्रैक करने के लिए कि आपने किस किस दिन क्लासेस लगाई, क्या क्या आपकी परफॉर्मेंस है वो हाईलाइट करेंगे. वीकली रिपोर्ट मिलेगा, जैसे कि आपको स्कूल में मिलती है एनुअली रिपोर्ट या फिर हाफ ईयरली रिपोर्ट, लेकिन अनअकैडमी आपको वीकली हर वीक रिपोर्ट देगा, जिसका फायदा है कि आप खुद से कंपटीशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हम खुद ही हैं. हमें आज से बेहतर करना है अपना कल, है ना. तो हम आज से बेहतर कब करेंगे, जब हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे पीछे हैं. तो वीकली रिपोर्ट में आपको ये बताया जाएगा कि आप इस एरिया में थोड़ा सा आपका स्कोर कम है, तो आप उस एरिया को और अच्छा कर लें ताकि सब बैलेंस हो जाए. ठीक है, और बाकी बेनिफिट प्लस के मिलेंगे ही. तो जैसा कि ये प्राइस है बच्चों प्लस का, प्लस है तो प्लस पे क्लिक करना है. अगर आपको आइकॉनिक लेना है तो आप आइकॉनिक पे क्लिक करेंगे. प्लस का ये प्राइस है, लेकिन आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कोड लगाएंगे. मेरा प्रीति कोड है मेरा, तो आपको ये 3000 का प्लान 2700 में पड़ जाएगा, और आपके कुछ क्रेडिट्स भी यूज हो सकते हैं, तो वो 2600 या फिर 2500 तक का पड़ सकता है. दूसरी बात ये है बच्चों कि ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ रहे हैं. पहले ये प्राइस 2500 का था, 500 रुपये बढ़ गए हैं एक मंथ के. तो आप जितना बड़ा प्लान लेंगे आपके लिए उतना ही फायदा है. यानी अगर आप 18 मंथ्स का प्लान लेते हैं तो मात्र 1000 रुपये में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे. मीन्स कहने का मतलब क्या है, 200 रुपये, सिर्फ 200 रुपये में आपको हर महीने 200 रुपये पर सब्जेक्ट के लिए देने, और आप पढ़ सकते हो. तो बहुत फायदा है आपको. आपको कहीं जाना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं होगा. बोर्ड के एग्जाम्स है, और इनफैक्ट कोई भी एग्जाम हो, आपका टाइम बहुत कीमती है. सो डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड. अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और मेरा कोड लगाएं, प्रीति कोड लगाएं, और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. चाहे आप किसी भी कैटेगरी में प्लान लेना चाहते हैं, आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा. ये थे पुराने प्लान, आप देख सकते हैं. पहले 2500 का था, अब 3000 का हो गया. सो लेट्स स्टार्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आज जैसा कि मैंने आपको बताया था सेशन में कि आज हम बात करेंगे वन शॉट रिवीजन क्लास होगी इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस. मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चंस होंगे बच्चों, और उस क्वेश्चन के माध्यम से, उस क्वेश्चन के मीडियम से मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगी. और उससे आपको पता भी चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने इसमें रखा हुआ है, कुछ एनसीईआरटी के भी हैं, कुछ वैसे ही क्वेश्चंस भी हैं दूसरे. सो स्टार्ट करते हैं. आई होप अब तैयारी होगी आप लोगों की स्टार्ट करने की. और काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम रिकॉर्डेड सेशन आएंगे या लाइव सेशन होगा. बच्चों लाइक 26 नवंबर तक मोस्ट प्रोबेबली लाइव चले जाएंगे. आई एम नॉट श्योर, बट हाँ जितना मुझे पता है 25-26 तक प्रीमियर होगा, उसके बाद लाइव होगा. तो टेंशन मत लो. और आपको लाइव की मुझे पता है बहुत बच्चे उत्साहित है लाइव के लिए. इनफैक्ट हम टीचर्स भी बहुत चाहते हैं कि लाइव सेशन ही लें, हम भी रिकॉर्डेड ना लें. तो आप टेंशन मत लो, बस 2-4 दिन की और बात है. आप मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा, और नेक्स्ट मंथ तक तो पक्का ही हम लाइव आएंगे. ये बहुत अच्छी बात रहेगी आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी. दूसरी बात है कि अगर लाइव अभी नहीं भी है तो मैंने आपको बोला कि मैं चैट सपोर्ट पे हमेशा रहूंगी. जो आपका प्रीमियर के टाइम में एक लाइव चैट आता है, तो लाइव चैट्स में मैं आप लोगों के साथ रहूंगी प्रीति पांडे के नाम से. तो आप वहाँ पे भी जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, मुझसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. So first question is discuss physical property of metal and non-metal. Because it's one shot revision, तो बहुत सारी चीज़ें मैं assume करके चल रही हूँ कि आपको पता है. हम thoroughly नहीं कर रहे, thoroughly भी कभी करेंगे but अभी नहीं कर रहे. तो physical property brief introduction मैं आपको देती हूँ metals non-metals का. metals non-metals, तो अगर मैं बात करूँ कोई भी चीज केमिस्ट्री में, आपको पता है जब भी हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं हम दो एस्पेक्ट्स में बात करते हैं. वन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड अनदर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी. राइट. तो हमने 8th में ही पढ़ रखा है मेटल्स नॉन मेटल्स. तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लुक वाइज कैसा है. फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें आता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, बैड कंडक्टर है या गुड कंडक्टर ऑफ हीट है या नहीं. ये सब चीज़ें, इंसुलेटर, कंडक्टर, ये सब चीज़ें आती हैं. कैसे वो दिखता है, कैसे वो बचता है, ये सब चीज़ें हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोगों को, बहुत लोगों को पता है. जो मेन है मैं वो बता रही हूँ आपको. जैसे कि मैल्यूबिलिटी,
डक्टिलिटी, सोनोरिटी, और क्या हो सकती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं, उस पर हम बात करते हैं। ये रहा मेटल्स, ये रहा आपका नॉन मेटल्स। ठीक है, सो मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस चीज को मारूं ऐसे हथौड़े से, तो ये क्या है, टूट जाएगा, 2-3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। बट सपोज करो, जैसे कि अभी एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको, ये है माउस पैड। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का है ये। तो अब ये क्या है, ये देखो बिल्कुल ऐसे पतला है, अगर मैं इसको और मारूंगी, बीट करूंगी, तो ये और पतला हो जाएगा, है ना। ये टूट सकता है, लेकिन फिर भी हथौड़े से मारने से ये और पतला होता जाएगा, लाइक योर एल्यूमिनियम फॉयल। तो ये क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। द when beaten metals convert into thin sheet, so this is metals are malleable but non metals are not malleable. डक्टिलिटी क्या होती है, मान लो जो वायर्स होती हैं, कॉपर की वायर होती है, तो वो क्या है, अगर आप इसको ड्रॉ करो तो या खींचो तो वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। सो मेटल्स आर डक्टाइल whereas नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। और नॉन डक्टाइल, मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर। सोनोरिटी क्या होती है, अगर हम मेटल पे स्ट्राइक करें, किसी सरफेस पे स्ट्राइक करें, तो आप देखो टन टन की आवाज आएगी। ठीक है, ये तो प्लास्टिक है, ये लैंप है यहाँ पे, तो वो टन टन की आवाज आती है। ठीक है, जैसे कि आप टेम्पल में जाते हो तो घंटी बजाते हो तो क्या टन टन की आवाज आती है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी आवाज आती है, तो उसको बोलते हैं सोनोरिटी। व्हेन स्ट्राइक ऑन हार्ड सरफेस इट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। इसका ऐसा नहीं होता नॉन मेटल्स का। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता है मेटल्स क्या है, हम कुकिंग में क्यों यूज करते हैं, बिकॉज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका हाई होता है, इनका लो होता है। फिजिकल स्टेट, जनरली मेटल्स दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, लेकिन नॉन मेटल जनरली दे एग्जिस्ट इन गैसियस, और गैसेस में सबसे ज्यादा, देन सॉलिड, देन लिक्विड। जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है, इसीलिए कुकिंग में हम वही यूज करते हैं, और ये नहीं होते। अब देखो, इनमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, लाइक उसके अलावा मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, हार्ड होते हैं, ये डल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, वी कैन से ब्रिटल, ये शाइनी होते हैं। जो मेटल्स है ना, चमकदार होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं होते। सो इनमें कुछ एक्सेप्शंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शंस। लेट अस सी क्या क्या एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल, अगर हम हार्डनेस की बात करें तो देयर आर मेनी मेटल्स विच आर सॉफ्ट इन नेचर। फॉर एग्जांपल, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, दीज आर सॉफ्ट मेटल। हमने बोला मेटल्स का हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, बट देयर इज अ मेटल दैट इज गैलियम विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। इतना लो है कि जैसे उसको डिब्बे से बाहर निकालो, कंटेनर से बाहर निकालो, हाथ में रखो, तो वो जैसे आइस मेल्ट होने लग जाता है, वैसे वो भी मेल्ट होने लग जाता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट है। उसी तरह और क्या एक्सेप्शन है हमारे पास, हाँ मेटल्स में भी है, जैसे हमने बोला ये डल होते हैं नॉन मेटल्स नेचर में, लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट, दीज आर शाइनी, लस्ट्रस। हमने बोला मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट है, सॉफ्ट होता है नॉन मेटल्स, लेकिन देयर इज अ नॉन मेटल दैट इज डायमंड विच इज हार्डेस्ट इन नेचर, सबसे हार्ड है। इवन मेटल नॉन मेटल दोनों में ही बहुत हार्ड है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं। उसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं, बट देयर इज ओनली वन मेटल दैट इज मर्क्यूरी विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। उसी तरह देयर इज ओनली वन नॉन मेटल दैट इज ब्रोमीन विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट, तो हमें पता चल गया फिजिकल प्रॉपर्टी ही बतानी थी हमें, है ना। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। सो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद
ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, बेस, इन सब चीजों के साथ याद रखना है कि वो कैसे रिएक्ट करता है। सो पहला है व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। कॉपर को अगर मैं एयर में हीट करूं तो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। सो दिस इज मेटल, दिस इज गैस, तो ये क्या है, मेटल एंड ऑक्सीजन दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड एंड दिस मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो रिएक्शन हमने लिख लिया एंड दिस इज ब्लैक इन कलर। ब्लैक कलर का हो जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में, मैंने आपको करवाया भी है। जिसने नहीं देखी वो सीरीज प्लीज जाके देख ले, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है जिसमें मैंने आपको पिछले हर चैप्टर में पिछले साल में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है वो करवाए हैं। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो नेचर क्या है, बेसिक है वो नेचर में। सो वी कैन से दैट मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म metallic oxide and the nature of metallic oxide is basic। अच्छा, अब ये तो हमने बोला मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर। उसी तरह नॉन मेटल का भी मैं साथ के साथ आपको बता देती हूँ। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, और इनका नेचर क्या होता है, दीज आर एसिडिक इन नेचर, याद रखना ये। अब देखो हमें पता चल गया दैट मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड दे आर एसिडिक इन नेचर, बट देयर आर सम metal oxide which are both acidic and basic in nature, means they can react with acid as well as base. So those oxides, those metal oxides which reacts with both acids and base, they are known as amphoteric oxides. For example zinc and aluminium। zinc and aluminium ना आपको नहीं लिखना, अगर पूछे give two example of amphoteric oxides तो आपको zinc और aluminium नहीं लिखना, वो तो metal है। अगर पूछे name two amphoteric metals तो आप zinc और aluminium लिखेंगे। अगर ये पूछे नेम गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो आपको ऑक्साइड का देना है, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन पूछे तो आपको बस रिएक्शन करनी है। AlCl3 plus H2O। सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये हम देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने बोला ये बेसिक है नेचर में, तो बेस बेस के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो बेस और एसिड दोनों के साथ ही रिएक्ट करते हैं। इसका ये एग्जांपल है, यू हैव टू बैलेंस दीज रिएक्शंस। होगी बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट। सो ये तो हो गया हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। सो मेटल दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। सो अब देखो बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड ही नहीं बनता बल्कि मेटल ऑक्साइड भी बन सकता है। इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मेटल, क्योंकि हर मेटल की अपनी अपनी रिएक्टिविटी है। आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज सबकी अपनी अपनी इंटेंसिटी होती है। सो मेटल ऑक्साइड भी बना सकता है, हाइड्रोक्साइड भी। अब आप पूछोगे मैम हमें पता कैसे चलेगा कि मेटल ऑक्साइड बना रहा है या हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो इसको हमें कैसे पता चल सकता है। बस आपको सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, मतलब सिंपल सा फंडा है। जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड। और बाकी जो छोटी मोटी मेटल्स हैं, मतलब जो कम रिएक्टिव है लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, वो बनाते हैं ऑक्साइड्स। उसके अलावा क्योंकि रिएक्टिव है तो वो बहुत अलग तरह से इंटेंसिटी उसकी डिफरेंट होगी रिएक्ट करने की। ठीक है, तो एक मिनट, यस, रिएक्ट करने की उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होगी बच्चों। डिफरेंट क्यों होगी वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अब आप देखो कभी ऐसा होता है कि आप कुछ लोहे का सामान लो, लाइक लोहे की मान लो कुर्सी है और उसके ऊपर अगर आपने ऐसे पानी डाल दो और एकदम से वो आग पकड़ ले, ऐसा नहीं होता ना कभी भी।
क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि वो कम रिएक्टिव है। लेकिन कुछ ऐसी मेटल्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, they react violently, they react vigorously with water, even in cold water. लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि जो आयरन है उस पर ठंडा पानी गिरा दो और वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाए, नहीं होता ऐसा। तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके इंटेंसिटी अलग है। कोल्ड वाटर की थोड़ी कम एनर्जी है एज कम्पेयर टू स्टीम, तो जो रिएक्टिव होगा वो तो कम एनर्जी, उसको तो कम ही एनर्जी चाहिए तब भी वो रिएक्ट करेगा। तो सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। एक नंबर में ये क्वेश्चन आता है, आ सकता है। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दे रिएक्ट विद हॉट वाटर। और एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन दे रिएक्ट विद स्टीम। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ऑब्वियसली ऐसा क्यों है? बिकॉज सबकी इंटेंसिटी अलग अलग है। इसकी इंटेंसिटी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। इसकी कम है इंटेंसिटी, क्यों? बट इसकी बहुत ज्यादा है। सोडियम पोटेशियम रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये कम एनर्जी वाले के साथ भी बहुत बुरी मतलब वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। इनकी थोड़ी कम है इससे, तो ये थोड़ा सा गर्म करो, गुनगुना पानी कर दो तब रिएक्ट करते हैं। और उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, स्टीम के साथ ही रिएक्ट करते हैं। अब देखो, अब ऐसा तो फिर ये तो कैसे स्टोर करें? मॉइस्चर पे भी रिएक्ट कर सकता है सोडियम पोटेशियम, तो दैट इज व्हाई वी स्टोर दीज टाइप ऑफ रिएक्टिव मेटल अंडर केरोसिन। ठीक है, तो इनसे ये क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद कोल्ड वाटर बट आयरन रिएक्ट विद स्टीम, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। तो मैंने आपको बता दिया ये बहुत रिएक्टिव है तो ये कोल्ड के साथ ही रिएक्ट कर लेगा। ये कम रिएक्टिव है तो इसको स्टीम चाहिए। मैग्नीशियम मीडियम रिएक्टिव है तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब दूसरी चीज क्या है इसमें ध्यान देने वाली बच्चों बात, वो ये है कि जो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं दैट इज योर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इनके साथ एक पंगा होता है। क्या पंगा होता है? कि ये जो है फ्लोट करने लग जाते हैं। जो बीकर में है ये फ्लोट करने लग जाते हैं टेस्ट ट्यूब या टेस्ट ट्यूब में। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इन द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर व्हाई कैल्शियम और मैग्नीशियम दे स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन। तो ऐसा क्यों होता है? हमें पता है लाइक मैग्नीशियम और कैल्शियम दे रिएक्ट विद water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas is evolved, calcium hydroxide and hydrogen gas is evolved. So ये जो हाइड्रोजन के जो बबल्स निकलते हैं बच्चों, ये बबल्स क्या है इसके सरफेस पे चिपक जाते हैं। चिपकने की वजह से वो लाइट हो जाते हैं और फ्लोट करने लग जाते हैं। तो यही लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको अभी बताया है कि सोडियम को क्यों लिखा जाता है, बिकॉज सोडियम reacts vigorously with cold water and catches fire. So to prevent this, we store these type of reactive metals under kerosene ताकि वो कांटेक्ट खत्म कर दे। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन, क्योंकि मैं आपको साथ साथ करवा रही हूँ इसीलिए ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए रिएक्शन ऑफ। और बच्चों ये जो चीज है ये पार्ट नॉन मेटल वाला वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, बट आ सकता है क्वेश्चन। उसमें सिर्फ मेटल्स का ही दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, नॉन मेटल दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं दे रिएक्ट विद वाटर एंड ये क्या बनाते हैं? दे फॉर्म एसिड। ठीक है, तो C+H2O कुछ नहीं होगा, प्लस सी पर CO2 प्लस H2O क्या होगा? H2CO3 एसिड बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, सो वी कैन से दैट दो डिफरेंस हमें पता चले केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में, दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड दे आर बेसिक इन नेचर, metallic oxide they are basic in nature, non-metallic oxide they are acidic in nature. Metallic oxide they react with water, non-metallic oxide they do not react with no confusion हो गया, sorry. Metal reacts with water and non-metal do not react with water. Similarly, metallic oxide they are basic in nature, non-metallic oxide they are acidic in nature. नेक्स्ट, नेम 2 मेटल ऑक्साइड विच एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर। अभी मैंने आपको बोला कि मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो सकता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, लेकिन कोरोजन भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन दो ऐसी कुछ ऐसी मेटल्स होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होना या फिर जिनका कोरोजन होना बहुत बेनिफिशियल होता है। वो कौन सी मेटल है? वो एम्फोटेरिक मेटल ही है, दैट इज जिंक एंड एल्यूमिनियम।
सो जिंक और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो दे एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर फॉर दैट मेटल, क्योंकि वो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। आप देख सकते हो एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं दुकान पे, नए नए बर्तन होते हैं पॉली बैग्स में पैक किए हुए, उनकी चमक अलग होती है और हमारे घर में भी जो बर्तन है उनकी भी चमक है, बट थोड़ी अलग चमक है। क्यों? क्योंकि जो हमारे घर में बर्तन है वो प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया है उन्होंने, किसका? उनके ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का। इक्वेशन लिखना है। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, रिएक्शन ऑफ मेटल्स with acid. So let's see, magnesium, it react with HCl, dilute HCl to form magnesium chloride plus hydrogen gas. Aluminium plus HCl give aluminium chloride plus H2. तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपको क्या समझ में आ रहा है इन चारों रिएक्शन से? दैट मेटल्स दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। कुछ भी हो, हाइड्रोजन गैस हमेशा इवॉल्व होगा। सो वी कैन सी दैट द मेटल रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। ये हमने एसिड बेसिस में भी पढ़ा है, लेकिन सबकी वही है, इंटेंसिटी अलग है। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है तो बहुत विग्रसली रिएक्ट करेगा, कॉपर कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से भी नीचे है तो ये रिएक्ट ही करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। Why metals do not liberate hydrogen gas on reacting with dilute nitric acid? अब वो तो बात हुई नॉन रिएक्टिव की, लीस्ट रिएक्टिव की, लेकिन एक ऐसा एसिड है दैट इज नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, वो भी एसिड है, लेकिन इसके साथ कोई भी मेटल्स रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम है? वो खुद रिड्यूस हो जाता है, दूसरे को हेल्प करता है ऑक्सीडाइज होने में। तो बेसिकली नाइट्रिक एसिड खुद रिड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोजन को हेल्प करेगा ऑक्सीडाइज होने में, तो वो वाटर बन जाएगा। तो इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ दो ही मेटल हैं जो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट कर देते हो आप नाइट्रिक एसिड को, तो वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देती हैं। और वो दो मेटल्स कौन सी हैं? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ठीक है। एक्टिविटी सीरीज क्या होती है? एक्टिविटी सीरीज इज अ सीरीज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। टॉप वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे ही नीचे जाओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती रहेगी। दो मेटल्स जो हाइड्रोजन गैस डिलिब्रेट नहीं करती है एसिड से, तो जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे लाइक कॉपर, लाइक सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या होंगी? ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगी। हाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एयर वाटर डिफरेंट? ये बता दिया। एसिड मेटल्स, नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। Name a compound having both metal and non-metal. Which type of force hold them together? Okay, हमें एक कंपाउंड बताना है बच्चों जो मेटल भी हो जिसमें और नॉन मेटल भी हो। तो कंपाउंड मैं बता सकती हूँ लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। आपको दोबारा से समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज कि ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें मेटल भी हो और नॉन मेटल भी हो। तो वो मैंने आपको बताया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गए। अब हमें इसने बोला कि इनको होल्ड कौन करता है, कौन सा फोर्स होल्ड करता है? तो आपको पता है आयोनिक बॉन्ड, एक बॉन्ड होता है इनके बीच में, एक कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन का नाम है आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं अब।
तो मैं आपको बताती हूँ, इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं हम आयोनिक कंपाउंड्स। कैसे फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है ये मैं बताने जा रही हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, NaCl। सो पहले देखते हैं Na और Cl। तो Na में क्या होता है बच्चों, Na में होता है 11 इसका एटॉमिक नंबर, तो Na 2,8,1। तो हमें जब भी बताना है, यानी हमें ऑक्टेट फॉर्मेशन हमें पता है, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे, माइनस कर दे, तो इसका काम बन जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो इस पे होता है 2,8,7। इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन प्लस गेन कर ले तो ये बन जाएगा -288। अब देखते हैं Na और Cl को। हमेशा हमें जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों, तो हमेशा हमें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही देखने हैं। तो सोडियम में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करती हूँ। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, अब इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको देना है, तो क्यों ना ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। अब इसका काम चल गया, ये बन गया Na पॉजिटिव, और ये भाई दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी, तो ये पास पास आ जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और ये बन गया Cl नेगेटिव। तो इनके बीच में क्या हो गया, एक बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड। और बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हमें सोडियम का, सिर्फ सोडियम का, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम का। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना है। अगर मैं Na की बात करूं तो बीच में इलेक्ट्रॉन KLm, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1। उसी तरह ऑक्सीजन में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 और फिर 2। अब हमेशा हमें स्ट्रक्चर बनाने के टाइम पे सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए, यानी हमें चाहिए इसमें Na में हमें चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इज योर फॉर्मेशन। तो सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन देखते हैं, आयंस भी बताने हैं इसमें। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड Na2O। तो Na तो कितने हैं बच्चों, 2 हैं Na, और ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी बताया था। इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ये एक इसको दे देगा, इसको भी, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो ये भी एक दे देगा। इन दोनों का काम चल गया, इसका भी काम चल गया। तो ये क्या है, Na। अब ध्यान से देखना है आपको लिखने का तरीका, ये Na, कई बच्चे यहाँ पे 2 पॉजिटिव लिख देते हैं, ये गलत है। Na पे तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन ये Na कितने हैं, ये 2 हैं, तो नीचे रिप्रेजेंट करेंगे 2 को नंबर। उसी तरह ये क्या है, O2 नेगेटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो 2 नेगेटिव, लेकिन 1 ही है तो ये 1 ही रहेगा। तो ये होगा फॉर्मेशन Na2O का। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के पास 2 है, ऑक्सीजन के पास अगेन 1 2 3 4 5 6 है। अब मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। ठीक है, अब इसमें Mg2 पॉजिटिव आ गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसमें O2 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, यानी MgO। तो हमसे पूछा था कि कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, तो इसमें Na पॉजिटिव, 2 Na पॉजिटिव के आयंस है, और एक O नेगेटिव 2 नेगेटिव के, और उसमें Mg2 पॉजिटिव का एक, और ऑक्सीजन का भी एक। Does the table salt which we use in our kitchen conduct electricity? तो हम प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या होती हैं इन आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। आयोनिक कंपाउंड एक तो जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दूसरा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इसके जो आयनिक बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। उसके अलावा
टेबल साल्ट, यस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में नहीं करते, मोल्टन या फिर एक्वस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि मोल्टन या एक्वस फॉर्म में दे डिसोसिएट इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयोन्स। लाइक NaCl की बात करूं यानी नमक की बात करूं तो मेल्ट कर देंगे तो भी वो आयंस में टूट जाएगा, या फिर पानी में डिसॉल्व कर देंगे तब भी वो आयंस में टूट जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल थ्रू इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अभी बताया था। अच्छा, ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज O2। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 हैं। इस ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6 हैं। अब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये दोनों बोलेंगे भाई हम पास पास आ जाते हैं, तू मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, मैं तेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लूंगा, हम दोनों का काम चल जाएगा। तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी तो दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली, तो ये हो गया डबल बॉन्ड। जब शेयरिंग करते हैं उसमें क्या था, ट्रांसफर करते हैं। जब शेयरिंग करते हैं तो बच्चों उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ये शेयरिंग से बनते हैं ये वाले, और ये जो मेटल ऑन मेटल है ये किससे बनते हैं, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयोनिक बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का कम होता है। आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका लो होता है, तो ये कुछ कुछ डिफरेंस होता है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। ये मैंने आपको बता दिया, आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट कंपाउंड दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक compound have strong force of attraction, covalent compound have weak force of attraction. Ionic compound they conduct electricity in aqueous as well as molten form, whereas covalent compound they do not conduct electricity, they are poor conductor। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, यही 3-4 पॉइंट है। यू कैन ऑल्सो गिव 1 or 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। What are minerals? Can we extract metal from the mineral? तो बच्चों ये वाला पार्ट मैं अभी छोड़ देती हूँ, मिनरल्स और इसके बारे में ये कभी और कर लेंगे, क्योंकि बच्चे बोले थे कि मैम वही बताओ जो डिटेल सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये मिनरल्स की जो चीज़ें हैं क्या होती हैं ये सब, और कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी मेटल्स को, ये हम कभी और करेंगे, किसी और सेशन में, फ्री सेशन में कर लेंगे कभी। तो ये हो गया कोरोजन का। बच्चों वैसे तो मेटल और मेटल में नहीं है, लेकिन आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में कोरोजन है, तो डेफिनेटली आपको करना ही होगा, तो आप कर लें, वो बेटर रहेगा। कोरोजन होता क्या है, कोरोजन इज बेसिकली ईटिंग अवे ऑफ मेटल सरफेस, ईटिंग ऑफ मेटल सरफेस। जो मेटल सरफेस है उसको धीरे धीरे खत्म होता रहता है, खा जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एनवायरमेंटल गैस, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। तो मेटल सरफेस जब धीरे धीरे खत्म हो जाता है ड्यू टू अटैक ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर और एनी अदर एनवायरमेंटल गैस, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। और लो रिएक्टिव मेटल नहीं, लो रिएक्टिव मेटल बहुत कम टार्निश होती है, लाइक गोल्ड तो नहीं होता, गोल्ड तो हमेशा आपका सही रहता है। लेकिन जो चांदी होती है बच्चों, चांदी क्या है, वो धीरे धीरे थोड़ी सी काली हो जाती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो ये है। और कॉपर है, कॉपर ग्रीन हो जाता है, लो रिएक्टिव है, तो होते हैं वो भी टार्निश। लीस्ट रिएक्टिव लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम वो नहीं होते। What chemicals are responsible for tarnishing of silver and copper articles? तो सिल्वर के लिए है बच्चों H2S, सिल्वर सल्फाइड, और कॉपर के लिए है बच्चों मेन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिल्वर Ag2S बन जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके, एंड दिस Ag2S इज ऑफ ब्लैक इन कलर। CO2 पहले तो ऑक्सीजन की वजह से कॉपर जो है ब्लैक कलर का हो जाता है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। लेकिन बाद में कुछ और टाइम तक अगर वो पड़ा रहे तो CO2 की वजह से, नेचर में बहुत CO2 है उसकी वजह से वो बन जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, एंड इट इज ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर का होता है बच्चों। तो ये टार्निश हो जाता है, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वो भी ग्रीन कलर का है बिकॉज ऑफ कोरोजन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया रिएक्शंस भी। व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल्स रस्ट? तो आयरन को ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर दोनों की ही जरूरत है। ऑक्सीजन तो हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन मॉइस्चर डिफरेंट होता है। तो मॉइस्चर कहाँ ज़्यादा होता है? जहाँ पे नमी है, लाइक
in your coastal areas. So we can say that in coastal areas there is the rate of corrosion is higher as compared to dry areas, like as compared to desert area. तो desert area में corrosion rusting जो iron की है वो देर से होगी, और नमी वाले एरिया में लाइक मुंबई, हैदराबाद, ये सब जो भी कोस्टल एरियाज है, उड़ीसा, वहाँ पे रस्टिंग ज़्यादा जल्दी होगी. मेंशन वेरियस वेज टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल्स. तो मेटल्स का मेन क्या है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, इनका अगर कांटेक्ट हम खत्म कर दें तो हो जाएगा, इजी है. तो उसका कांटेक्ट कैसे हम खत्म कर सकते हैं, हम कांटेक्ट खत्म कर सकते हैं बच्चों विद द हेल्प ऑफ लाइक पेंटिंग. बहुत छोटे छोटे उपाय करके पेंट कर सकते हैं हम. पेंटिंग कर सकते हैं किसी भी आयरन आर्टिकल पे. हम ग्रीसिंग कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं उसको हम ग्रीस लगा देते हैं. उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम कर सकते हैं किसी और मेटल प्रोटेक्टिव लेयर की कोटिंग कर सकते हैं. लाइक वी कैन कोट विद एल्यूमिनियम लेयर और जिंक लेयर. एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं तो उसको एनोडाइजिंग बोलते हैं, एंड जिंक की कोटिंग करते हैं बच्चों तो उसको बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं. तो ये सब हम करके बच्चों कर सकते हैं, इसको लाइक प्रोटेक्ट कर सकते हैं मेटल्स को. ठीक है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर है एंड इट प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन. उसके अलावा और तो क्या है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं हम, है ना. इलेक्ट्रोप्लेटिंग सही है. वाटर एलॉयज राइट सम इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. ये भी नहीं है मेटल्स नॉन मेटल्स में, सिर्फ शुरू का ही पार्ट है, बट फिर भी देख लो एलॉयज क्या होते हैं. एलॉयज आर बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल और मेटल नॉन मेटल. फॉर एग्जाम्पल ब्रोंज, फॉर एग्जाम्पल ब्रास, पित्तल. तो ये सब है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये लाइक मिक्सचर होते हैं. तो ये सभी की प्रॉपर्टी शो करते हैं. ज़्यादा इनका रेजिस्टिविटी, मतलब ये अच्छे गुड कंडक्टर हो सकते हैं, ये बन सकते हैं सुपर कंडक्टर काइंड ऑफ, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका इम्प्रूव हो जाता है. बेसिकली ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं जिस जिस भी मेटल का बना होता है. फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गोल्ड. तो ये जो गोल्ड है, जैसे कि मैंने ये रिंग पहनी है, ये है 22 कैरेट की. 22 कैरेट का मतलब क्या है, जो 24 कैरेट होता है वो प्योर गोल्ड होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसकी ज्वेलरी नहीं बना सकते. अगर आपको हार्ड करना है, फॉर एग्जांपल जो डायमंड होते हैं, डायमंड कुछ डायमंड अब देखते हो ना, जैसे जैसे इसमें नग हैं, तो कुछ जो रियल डायमंड होते हैं वो किस में आते हैं, वो 18 कैरेट गोल्ड में ही होते हैं. क्यों, क्योंकि डायमंड को अगर हमें, डायमंड बहुत हार्ड होता है, अगर डायमंड को हमें उसमें एडजस्ट करना है तो हमें जो गोल्ड लेना होगा वो ज़्यादा मिलावटी लेना होगा ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. तो 18 कैरेट में ही वो डायमंड फिट आ सकते हैं, क्योंकि 18 कैरेट का मतलब बाकी जो बचा हुआ है लाइक 6 कैरेट जो है वो इम्प्योरिटी होगी. इम्प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ लाइक कॉपर डाल देते हैं, सिल्वर डाल देते हैं, उसको मिक्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उतना ही हार्ड हो जाएगा वो. तो इससे वो थोड़ा रिजिड रहेगा. लेकिन जो ये होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है 24 कैरेट. तो ये आप जो लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन 22 कैरेट जो ज्वेलरीज होते हैं उनमें यूज़ होते हैं. इसको हिंदी में जेवर बोला जाता है 22 कैरेट को. तो यही था बच्चों. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. जितने भी टॉपिक्स बताए हैं जल्दी काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है. क्वेश्चंस एंड आंसर, कभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवा दूंगी इससे जुड़े. आपको कैसा लगा ये जो वन शॉट रिवीजन था, आप ज़रूर बताएं, और कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो वो भी बता दें ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूँ. एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड प्रीति टू गेट नोटिफिकेशन. ऑल्सो यू जो आपको बोला था 6 दिसंबर को हमारा अनअकैडमी एशियन चैम्पियनशिप दोबारा हो रहा है, तो ज़रूर उसमें जल्दी से एनरोल कर लें. लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर आप अनअकैडमी ऐप पे भी देख सकते हैं. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि इसमें आपको सारी अपडेट्स मिल जाते हैं. यू विल नेवर मिस एनी वीडियो. कोई भी अपकमिंग वीडियोस किसी भी टीचर की आप मिस नहीं करोगे. कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगी वीडियो, और आप कुछ मिस हो गया है तो वो भी बता सकते हैं आप. तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट क्लास करेंगे जो कल होगी. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.